आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया था कि सेल डिवीजन क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि मैं इसीलिए आप लोगों के साथ दोबारा से इसको रिवाइज कर रही हूँ, आप लोगों को ताकि इजीली समझ में आ जाए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस का। क्योंकि जब माइटोसिस आपको अच्छे से क्लियर होगा तभी आप लोग मियोसिस को अच्छे से सीख सकोगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस, और उसके फेजेस भी हमने स्टडी कर लिए थे, और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यहाँ तक हमने सारा स्टडी कर लिया था। उसके बाद अब हम देखते हैं मियोसिस, उसके फेजेस, सिग्निफिकेंस। अब आज हम पढ़ेंगे मियोसिस की और उनके स्टेजेस को पढ़ेंगे मियोसिस के। ठीक है, तो सेल डिवीजन आपको पता है क्या थी, एक ऐसा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइडेड होके टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की हमने कहा था कि दो स्टेजेस होते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करती जाती हूँ आपके साथ, क्योंकि हमने जो आज मियोसिस पढ़ना है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दो स्टेजेस थे, फर्स्ट स्टेज था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो स्टेज होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवाइड होना, और साइटोकाइनेसिस वो स्टेज होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया था कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पढ़ा था कि सेल डिवीजन के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस वो फेज जो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, और मियोसिस वो आज हम डिस्कस करेंगे कि मियोसिस में क्या होता है। तो माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, पेरेंट सेल जो था वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स को बना रहा था। और ये किस में होती है माइटोसिस सेल डिवीजन, ये वाली सेल डिवीजन होती है हमारे बॉडी सेल्स के अंदर। ठीक है, जब हमें कोई इंजरी चोट वगैरह लग जाती है तो तब जो सेल डिवीजन होती है वो वाली सेल डिवीजन को माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। और इसके चार फेजेस थे, फर्स्ट फेज था प्रोफेज, दूसरा फेज था मेटाफेज, और तीसरा फेज था एनाफेज, और चौथा फेज था टीलोफेज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। पहला क्या था, प्रोफेज। प्रोफेज एक ऐसा फेज होता है जिसको हम लोग अर्ली फेज भी कहते हैं। इस प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उनके अंदर जो मटेरियल होता है वह पूरा नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है। और जब वो नेटवर्क की फॉर्म में हमें नजर आ रहा था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरा एक जाल बना हुआ होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब सेल डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट हो जाती है तो वो जो क्रोमोसोम्स मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो कंडेंस होकर हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों के साथ में स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को या नहीं शो हो रही? यस यस शो हो रही है। ओके यस शो हो रही है। ओके बेटा, ठीक है। तो ठीक है, प्रो फेज भी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी फर्स्ट, ये सबसे अर्ली फेज होता है जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन स्टार्ट ही होती है तब क्रोमोजो उनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरे कंडेंस फॉर्म में होते हैं। तब वो हमें किस फॉर्म में नजर आते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड होते हैं तो उसको कहा जाता है क्रोमेटिड्स। ठीक है, और इस फेज के अंदर जो न्यूक्लियस था वो डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। और इनको जो दो क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाला होता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइडेड होके क्या, और फिर सेंट्रोसोम जो डिवाइड होके क्या बना रहा था, सेंट्रियोल्स को बना रहा था। और हर सेंट्रियोल्स क्या कर रहे थे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे थे और स्पाइंडल फाइबर्स को बना रहे थे। ठीक है, और हमने कहा था जो हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ओनली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही हेल्प करते हैं। तो सेल डिवीजन जो होती है एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने देखा था मेटाफेज जो कि सेकंड फेज था। मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर क्या है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे इक्वेटर में आकर अरेंज हो रहे थे, मतलब दरमियान में आकर अरेंज होना स्टार्ट हो गए थे। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ जो स्पाइंडल फाइबर्स थे
वो एक अलग अलग क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड हो गया। अटैच होने के बाद इन लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया था। जब हमने देखा एनाफेज के अंदर, एनाफेज ये थर्ड फेज था जिसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग स्पाइंडल फाइबर जो था एक एक क्रोमोसोम के साथ अटैच्ड होकर कहाँ जा रहा था, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। और एनाफेज के अंदर आकर क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होती है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस की थी। उसके बाद टीलोफेज, ये सबसे लास्ट फेज था जिसके अंदर क्या हुआ था, दोबारा से इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो अपीयर होना शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर बनना स्टार्ट हो गया था और उसके अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियर बन गए थे और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। ठीक है जी संजय बेटा। टीचर स्लाइड नहीं नजर आ रही। बेटा आप दोबारा से रीज्वाइन करें तो आपके पास स्लाइड शो हो जाएगी। टीचर 3 बार रीज्वाइन किया है। बाकी सबके पास हो रही है तो मे बी आपके पास यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होगा। बाकी सबके पास तो शो हो रही है ना बेटा? यस टीचर। दोबारा से इसको रिज्वाइन करें संजय 1-2 बार, मे बी नेटवर्क का इशू हो तो बेटा शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंस आप लोगों को समझ में आ गए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मियोसिस क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जी बेटा। Yeah, first is that is significance of mitosis. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या थे, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइटोसिस की वजह से ग्रो करते हैं और वो अपने एग्जैक्ट कॉपीज को बना रहे होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की। वो हम जब नेक्स्ट क्लास है जो हमारी उसमें हम पढ़ेंगे वो कौन से प्लांट्स होते हैं, उनकी कौन से टिश्यूज में इतनी एबिलिटी होती है प्लांट के पार्ट्स में जो कि डिवाइड कर सकते हैं। और क्या था, विथ फ्यू एक्सेप्शन ऑल काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल, जो माइटोसिस होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल का मतलब जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होकर रिप्रोडक्शन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वाली जो रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस वो किस में हो रही होती है, वो जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उनमें होती है। जब हमें कोई इंजरी वगैरह लग जाती है तो वो दोबारा से हमारी वहीं से जो बॉडी होती है सेल्स होते हैं वो रीफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाली रिप्रोडक्शन किस में होती है, ये हमारी बॉडी सेल्स में होती है। इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो होती है सोमैटिक सेल्स, वही जो मैंने अभी आपको बता दिया, सोमैटिक सेल्स कहते हैं बॉडी सेल्स को। और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वहां पे मौजूद है, क्योंकि आपको पता है जो कि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो दोबारा से एक बार जब उनमें डेफिशिएंसी भी हो जाए वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है हमारे सोमैटिक सेल्स में हो रही होती है और हमारे ब्लड सेल्स में हो रही होती है, क्योंकि उनमें 2 पेरेंट्स की नीड नहीं होती है, उसमें सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होती है ये होती है प्लांट्स के अंदर। ये वो रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। और ये क्या है, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो किस पर डिपेंड करते हैं, सेमाइटोटिक सेल डिवीजन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स, जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं स्पीशीज के अंदर वो फिक्स्ड होते हैं। मैंने आपको जब पिछली क्लास के अंदर बताए कि जो हमारी बॉडी जो संजय के अंदर चेंज होंगे उसके अंदर चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सबके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे, सारे सेम होंगे। सॉरी, हेलो सर, पीपीटी दोबारा से गायब हो गई। हेलो तो मैं साइन आउट हो गया था, मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ। जी सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये थे उसके सिग्निफिकेंस। तो ये पूरा हमारा माइटोसिस का
सेल डिवीजन का प्रोसेस था जो कि हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मियोसिस का, कि मियोसिस क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप लोग सुनते जाएं, ठीक है। मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे सेक्स सेल में हो रही होती है, जिसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होके सेल डिवीजन करते हैं। दो पेरेंट्स से मुराद पेरेंट्स एंड मेल एंड फीमेल, जैसे कि मदर एंड फादर, जो दो पेरेंट्स मिलकर रिप्रोडक्शन करें उस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है मियोसिस, ठीक है। और इसका सेकंड नाम भी है, इसका रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है। और इसके कहां से वर्ड लिया गया है, टू मेक स्मॉलर, इसको हम ये भी कह सकते हैं टू मेक स्मॉलर। ये एक ग्रीक वर्ड है जहां से इस वर्ड को लिया गया है, सेल डिवीजन को। ये मिस अब पीपीटी शो हो रही है आप लोगों के पास? जी सर। ठीक है बेटा, सबके पास पीपीटी शो हो रही है अब? नो टीचर। नो टीचर। सर सर आप टेक कंट्रोल, ये इसका कंट्रोल मुझे दे दें। आपके पास भी होता है, मेरे पास भी हो रहा है, मे बी इसलिए बार बार ये डिस्टर्ब हो रही है पीपीटी। अच्छा बेटा, मैं दोबारा अपलोड करता हूँ तो फिर कंट्रोल आप अपने पास टेक कंट्रोल कर लेना उसको। जी सर मैं करती हूँ, फिर पता नहीं बार बार क्यों ऐसा हो रहा है। ओके बेटा, अब आप लोगों को नजर आ रही है? यस टीचर। नो टीचर। वाली स्लाइड आप सबके पास शो हो रही है, 17 वाली? यस टीचर। चलें बेटा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि हमारा मेन टॉपिक था मियोसिस का। तो मियोसिस जो है, मियोसिस द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम द डिप्लॉयड 2n नंबर और टू द हैप्लॉयड n नंबर, ठीक है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जो कि हमारे पास वो डिवीजन है जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रही होती है। इसको रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं टू मेक अ स्मॉलर। ये सबसे कम छोटी सेल डिवीजन जिसको कहा जाए वो हो रही होती है, ग्रीक वर्ड है। और इसको डिस्कवर करने वाला, जिसने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था ऑस्कर हर्टिंग, ठीक है। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, जिसने इसके बारे में स्टडी करके हम लोगों को बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम है ऑस्कर हर्टिंग, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि सेल डिवीजन जो है, जो मियोसिस सेल डिवीजन है, ये सेक्स जो हमारे सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये सेल डिवीजन हो रही होती है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल जो होती हैं वो मिलकर इसको सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व टू डिवीजन। इसके दो स्टेप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मियोटिक डिवीजन। एक होती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और दूसरी होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। ये मियोसिस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और जो दूसरी होती है उसको कहा जाता है सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ये वो डिवीजन है जिसके अंदर इसको कहते हैं डिवीजन रिड्यूस।
इसके अंदर 2n नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसको हम लोग कहा जाता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड वो होते हैं जिसके अंदर जो पेरेंट्स अपने 40 के 46 क्रोमोसोम्स अपने डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दें, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉइड। 2n उसको डिनोट किया जाता है 2n से, ठीक है, क्योंकि वो जितने सेम क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है अपने डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। ये सेम वैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, सेम वैसे ही होती है जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। हमने माइटोसिस में भी यही डिस्कस किया था कि जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं उनके डॉटर सेल्स में। तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही होती है। ये वो है जिसके अंदर जो 46 के 46 क्रोमोसोम्स जो नंबर होते हैं वो डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। और ये जो मियोटिक डिवीजन होती है इसमें ओनली 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। और इसके भी 4 फेजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। फेसेस वही होंगे सेम टू सेम, बट उनको 1 में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है? जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है मियोसिस का उसको कहा जाता है प्रोफेज 1। Prophase 1 is the first stage of first meiotic division. Those chromosomes which are similar to each other in shape and size are called homologous chromosome. इस वाले क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि ये सेम, होमोलोगस कहा जाता है सेम को। ये ऐसा फेज है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है और जो शेप और साइज होता है वो सेम होता है। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगली नहीं जाते, वो डबल क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। डबल का मतलब 2 क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड होते हैं जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं या फिर उसको सिस्टर्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस वाले फेज में क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसा फेज है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और होमोलोगस का मतलब होता है सेम, एक जैसे, जिनका साइज भी एक जैसा हो और उनकी शेप भी एक जैसी हो, वो वाले क्रोमोसोम। और वो किस फॉर्म में मौजूद हो? पेयर्स की फॉर्म में, जुड़ा हो, मतलब 2-2 हो, सेपरेट नहीं हो। हम इसको होमोलोगस भी कह सकते हैं और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टर्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड। 4 क्रोमेटिड से मतलब हम लोगों ने पहले भी बताया था, एक क्रोमोसोम जो होता है वो किस में होता है? क्रोमेटिड। जब आपस में अटैच्ड हो जाते हैं तो वो किस में आ जाते हैं? पेयर्स में। तो यहाँ पे हमें कितने क्रोमोसोम्स चाहिए? जब 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 4 क्रोमेटिड चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आ जाते हैं? 4 क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होके 2 पेयर्स बना देते हैं क्रोमोसोम्स के। Each homologous chromosome joined to exchange the part is a certain place. This exchange is called crossing over. अच्छा, इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से मुराद ये होती है जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, हम सबको पता है कि जो हमारा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस दौरान जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होता है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल्स। जब वो ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो क्रॉसिंग ओवर की फॉर्म में होता है। मतलब क्रॉस हो रहा होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, जब ट्रांसफर हो रहा होता है जिससे हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। वो कैसे मैच करते हैं? वो इसी जेनेटिक जो हेरिडिटी मटीरियल होता है, हेरिटेंस जो हमारा होता है, उसी की बिहाफ पे हम लोग अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो वो कौन करवा रहा होता है? जो कि हमारे पास मियोटिक का प्रोफेज 1 है, वो ही क्रॉसिंग ओवर सेल डिवीजन करवा रहा होता है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और जो न्यूक्लियर लाई होता है वो डिसअपियर या डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। डिसअपियर डिग्रेड का मतलब होता है टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें पता है कि न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर जब सेल डिवीजन हो रही होगी तो उनके अंदर क्या होगा, उसका न्यूक्लियर जो होगी मेम्ब्रेन वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी और उसका न्यूक्लियर लाई भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और इनके अंदर जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी जो स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बेटा ये सेम वैसा ही प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स क्या आ जाती हैं। इसके अंदर वहां पे हम लोग सिंगली बात कर रहे थे, यहाँ पे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। डबल से मुराद यहाँ पे पेयर्स क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। वहां हमने जब माइटोसिस पढ़ा था वहां पे पेयर्स नहीं थी, वहां पे सिर्फ सिंगल ही क्रोमोसोम्स मौजूद थे। यहाँ पे डबल होके क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, वहां पे सिंगली ही करवा रहे थे। और इसके अंदर वही प्रोसेस है हमने पढ़ा था कि प्रोफेज के अंदर स्पाइंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर अब कहाँ से बनते हैं वो भी हमें पहले ही पता है कि जो सेंट्रोजोम होता है वो स्पाइंडल फाइबर को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसको जो के सेल डिवीजन के अंदर स्पाइंडल फाइबर का काम ही क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको मूव करवाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस ये प्रोफेज में हो रहा होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा इसमें पूछें, फिर हम नेक्स्ट इसका फेज पढ़ते हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें इसके अंदर। हेलो Not ओके ये इसके आप लोग स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये कैसे क्रोमोसोम से डबल फॉर्म में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, इसकी जो बाहर वाली न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होना शुरू हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे डबल डबल क्रोमोसोम्स मौजूद है पेयर्स की फॉर्म में, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं या फिर उनको हम सिस्टर्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और इनको जोड़ने वाला कौन सा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन का नाम है सेंट्रोमियर, जिसको हम काइनेटोकोर भी कहते हैं और उसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये प्रोटीन का नाम है जो उनको आपस में जोड़ता है, उनको जोड़ने के बाद उनको आपस में जोड़ के रखता है, उनको सेपरेट नहीं होने देता। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज कहते हैं मिड फेज को, जो कि इसका सेकंड फेज होता है। मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, स्पाइंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट। मेटाफेज के अंदर आकर जो स्पाइंडल फाइबर बन रहे थे प्रोफेज के अंदर, वो मेटाफेज के अंदर आकर पूरे कंप्लीट बन जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम से मतलब जो के सिस्टर्स क्रोमोसोम से, वो इक्वेटर के अंदर आकर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर का मतलब होता है मिड जो प्लेट होती है, जो सेंटर उसका हिस्सा होता है जिसको हम मिड प्लेट कहते हैं, तो उसके अंदर आकर ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो क्या करते हैं, उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट पोल की तरफ मूव करवाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एनाफेज में आना होता है। एनाफेज में आकर ही क्या हम वो देखते हैं इसकी डायग्राम। ये डायग्राम देखें आप लोग, इसमें क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम्स थे, सिस्टर्स क्रोमोसोम्स थे, वो कहाँ पर अटैच्ड हो गए हैं, वो सारे के सारे सेंटर में आकर अटैच्ड हो गए, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, या फिर इसको कहा जाता है मिड प्लेट के अंदर आकर जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सब अटैच्ड हो गए। और आपको ये जो लाइंस नजर आ रही है ये कौन सी है, स्पाइंडल फाइबर्स हैं। और जो ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स, सेंट्रियो, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेंट्रोसोम। ये इसके दोनों ही नाम होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। इनका फंक्शन क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स को बनाना। और फिर स्पाइंडल फाइबर का काम क्या होता है, क्रोमोसोम्स को मूवमेंट करवाना, क्रोमोसोम्स को एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचाना। ठीक है, मेटाफेज में एक बार फिर से बता देती हूँ, मेटाफेज वो फेज होता है जिसके अंदर जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे आकर एक जगह पर सारे कंप्लीट बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स है, जिसको हम कह सकते सिस्टर क्रोमोसोम्स, वो सारे कहाँ पर आकर अरेंज हो जाते हैं, अपने इक्वेटर के अंदर आकर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेटाफेज। ये सिंपल है मेटाफेज, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे कहाँ आकर अरेंज हो जाएंगे, अपने इक्वेटर के अंदर आकर अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद एनाफेज। एनाफेज 1, एनाफेज ये थर्ड स्टेज है मेयोटिक डिवीजन का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी होमोलोगस पेयर्स होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेपरेट कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जो इनके अंदर सेंट्रोसोम होता है,
जो इसके अंदर सेंट्रोमियर और कैनेटोकोर जो प्रोटीन होता है वो टूट जाता है। टूटने की वजह से ये क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट हो जाते हैं तो एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज जो है ये थर्ड फेज है। इनके अंदर जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ऊपर को चला जाता है और एक दूसरा नीचे को आ जाता है। और इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस थी वो यहाँ पर आकर स्टार्ट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा था जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही, जब पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइटोकाइनेसिस भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस किस फेज में आकर डिवाइड होना स्टार्ट होती है, एनाफेज के अंदर आकर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप लोग देखिए एनाफेज की डायग्राम, यहाँ पर जो सिस्टर्स क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यही हमने एनाफेज में बात की थी। एनाफेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेपरेट होकर वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। एक साइड जो होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, एक साइड होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। एनाफेज के अंदर ये होता है। उसके बाद आ जाते हैं टीलोफेज। टीलोफेज 1 ये सबसे लास्ट फेज होता है। ये इसको हम कहते हैं सबसे चौथा फेज जो है ये लास्ट फेज होता है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां पर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो टीलोफेज है ये अपोजिट फेज होता है किसका, प्रोफेज का। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाइड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आकर वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिफॉर्म दोबारा से बन जाती हैं। जब वो दोबारा से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसके सराउंडिंग में बन रही होती है, जो कि न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, उनके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। और स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियस हैव अ हैप्लॉइड नंबर। इसके अंदर डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर ये हैप्लॉइड नंबर आते हैं ऑफ क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेट साइटोकाइनेसिस रिजल्ट टू डॉटर सेल। जब पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोकाइनेसिस डिवीजन हो जाती है, तब दो साइटोप्लाज्म आपस में एक अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट होकर दोबारा से कंडेंस हो जाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है टीलोफेज। यहाँ पर आकर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस चारों को रिवाइज करती हूँ आपके साथ में। आपको बहुत ही इजी फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रोफेज के अंदर एक बार गौर से सुनिएगा। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहला फेज है। इसके अंदर जिसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब वो सिस्टर्स क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, वो पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स को, इनहेरिटेंस को ट्रांसफर करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस फेज के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से ओवर एक्सचेंज कर देते हैं, वो अपने पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में भेज देता है और स्पाइंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं फेज 1 के अंदर, जिसको हम प्रोफेज 1 कहते हैं। उसके बाद जब मेटाफेज आता है, मेटाफेज के अंदर जो स्पाइनल फाइबर थे वो कंप्लीटली बन जाते हैं और वो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम सिस्टर्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो इक्वेटर के अंदर आकर सबके सब अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम एनाफेज की बात करते हैं, एनाफेज के अंदर जो सिस्टर्स क्रोमोसोम्स थे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेट कैसे होते हैं, उनका जो सेंट्रोमियर होता है, काइनेटोकोर जो प्रोटीन होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक साइड जो होता है वो ऊपर चला जाता है, एक साइड जो होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, टीलोफेज के अंदर आकर जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली वहां पे खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंप्लीटली डिवीजन हो जाती है। जब दो साइटोप्लाज्म बीच में से टूट जाएगा तो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो डॉटर सेल्स को बना देता है और इसके अंदर इसकी दोबारा से न्यूक्लियस भी पूरे का पूरा डेवलप हो जाता है और इसके डॉटर न्यूक्लियस भी बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मियोटिक डिवीजन 2।
यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, ये पूरा साइटोप्लाज्म बीच में से टूट गया है, स्पाइनल फाइबर खत्म होना स्टार्ट हो गए हैं, दोबारा से क्रोमोसोम्स अपनी उसी असली हालत में आ गए हैं, पेयर्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहा जाता है टेलोफेज। बेटा अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नॉट, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया सारा आपको? यस टीचर। ठीक है। यस टीचर। अब अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब हम पढ़ेंगे सेकंड मियोटिक डिवीजन। ये बहुत ही सिंपल डिवीजन है, सबसे इजी जिसको हम कहें वो डिवीजन होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो कि फर्स्ट डिवीजन हो रही थी उसके अंदर जो पूरे प्रोसेस थे वो के प्रोफेज, सबसे डिफिकल्ट फेज होता है प्रोफेज, उसके बाद वो सारे सेम टू सेम वैसे ही थे जैसा कि हमने पहले मियोटिक में उसमें माइटोसिस में पढ़ लिए थे। अब इसके अंदर देखें तो ये सेम टू सेम प्रोसेस किसके साथ मैच करता है? माइटोसिस के साथ ही मैच कर रहा होता है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर 4 फेजेस होते हैं, जिसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो अभी हमने पढ़े थे 1 प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 2, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 पढ़ा था। इसमें अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज 2। ये वही फर्स्ट स्टेज है, अर्ली स्टेज जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज होती है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर आकर दोबारा से डुप्लीकेट कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं प्रोफेज के अंदर? यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी की पूरी डिसअपियर्ड हो जाती है, क्योंकि वहां पर जब 2 सेल्स तो बन गए थे ना, अब 2 से हमने 4 सेल्स बनने हैं। तो 4 सेल्स बनाने के लिए जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो दोबारा से डिसअपियर्ड होगी, मतलब टूटना, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और स्पाइंडल फाइबर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, जो 2 सेल्स बन गए ना अब उनकी क्या होगी? दोबारा से उन 2 सेल्स से अब 4 सेल्स बनने हैं, तो उन्हीं 2 सेल्स का क्या होगा? दोबारा से उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी, जो न्यूक्लियस होगा, क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिसअपियर होती है? क्योंकि डिवीजन ही न्यूक्लियस में स्टार्ट होती है, तभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिसका स्पाइंडल फाइबर्स होंगे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाफेज 2, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है? सिंपली 2 चीजें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड हो जाती है, और क्या होता है? स्पाइंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना स्टार्ट हो रही है, और बाहर से आपको जो लाइनें लाइनें नजर आ रही हैं वो क्या है? स्पाइंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, टूट रही है, और जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। मेटाफेज 2, अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज 2 में क्या होता है। मेटाफेज 2 में क्या होता है? स्पाइंडल जो फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब वही सेम जो स्पाइंडल फाइबर्स बन रहे थे यहाँ पर आकर वो कंप्लीट बन जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर में आकर अरेंज हो जाते हैं, और जो स्पाइंडल सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेटाफेज के अंदर क्या होता है? स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो कंप्लीट बन जाते हैं, और उसके बाद में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर में आकर अरेंज हो जाते हैं, और जो स्पाइंडल होते हैं क्रोमैटिड्स के वो आहिस्ता आहिस्ता अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कंप्लीटली मूव करना होता है एनाफेज के अंदर आकर। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे क्या है? जितने भी स्पाइंडल फाइबर्स थे वो कंप्लीट बन गए, आपको नजर आ रहा होगा जितने भी स्पाइंडल फाइबर्स थे वो कंप्लीट बन गए हैं, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर में आकर अरेंज हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे, जाना शुरू कर देंगे यहाँ से। एनाफेज 2 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे जो क्रोमैटिड्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं।
ये अभी हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जब एनाफेज वही फेज होता है जिसके अंदर आकर जो क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। वो सेपरेट कैसे होते हैं? उनका जो काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, सेंट्रोमियर जो प्रोटीन होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और इनका हैप्लॉइड सेट का मतलब होता है एक सेट, क्योंकि इसमें दो सेट्स मौजूद हैं तो जिसको हम दो सेट होंगे तो उसको डिप्लॉइड कहा जाता है। एक सेट जो है वो हैप्लॉइड, एक सेट हैप्लॉइड ऊपर को चला जाएगा, दूसरा सेट जो होगा क्रोमोसोम्स का वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसको कहते हैं ये टू वर्ड द अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग मूव कर जाते हैं। और जो साइटोकाइनेसिस होती है वो यहाँ पर आकर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है बनना। अब इस डायग्राम में देखें आप लोग तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमेटिड्स थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और ये एक दूसरे की अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करके हैं। और आप इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बीच में चला गया, मतलब ये टूटना स्टार्ट हो गया है क्योंकि इसने अगले फेज में आकर अपने कंप्लीट डिवीजन करनी होती है। यहाँ पे इस फेज में क्या होता है, सिंपली आप लोग देखें, इस फेज में होता है जो क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर आकर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। एक सेट उनका ऊपर को चला जाता है और दूसरा सेट जो होता है वो नीचे आ जाता है। इसमें एनाफेज में ऐसा प्रोसेस होता है। उसके बाद टीलोफेज वो प्रोसेस है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब हमने मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पढ़ी थी उसमें 2 सेल बन रहे थे, तो अभी उन्हीं 2 सेल से कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि वो ऐसी डिवीजन होती है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स को बनाता है। मियोटिक के अंदर कितने सेल बन रहे थे, 2 पेरेंट सेल डिवाइड होके ओनली 2 डॉटर सेल्स बना रहा था, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि जो पेरेंट सेल हैं वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल को बना रहा है। ठीक है, तो टीलोफेज वो फेज है, यहाँ पर आकर क्या होगा, स्पाइनल फाइबर खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएंगे, उसी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगी और डॉटर जो न्यूक्लियाई होगा वो जेनेटिकली डिसिमिलर फ्रॉम पेरेंट सेल एंड ईच अदर। यहाँ पर क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा वो यहाँ पर बन जाएंगे। कितने डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने सेल होंगे, 4 सेल होंगे। साइटोकाइनेसिस एंड 2 डॉटर सेल, तो यहाँ पर टीलोफेज के अंदर 2 सेल, साइटोकाइनेसिस 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर उसने कितने हिस्सों में डिवाइड होना है, 4 डॉटर सेल्स में बना देगा टीलोफेज 2 के अंदर। टीलोफेज जो 1 था उसके अंदर 2 सेल बन रहे थे, टीलोफेज 2 के अंदर कितने सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल्स बन रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कितने सेल बने हैं, 4 सेल्स बन गए हैं। जो साइटोप्लाज्म था वो 4 हिस्सों में टूट गया है और उनके 4 डॉटर सेल्स बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मियोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, ईच possessing of haploid nucleus. The meiotic produce gametes with a haploid number of in chromosomes. तो यहाँ पर आप लोग देखें जो कि मियोसिस की जब सेल डिवीजन हुई तो कितने डॉटर सेल्स बने हैं, 4 डॉटर सेल्स बन गए हैं। 4 डॉटर सेल बन गए तो हम इसको इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे मदर से आते हैं, आधे फादर से आते हैं। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था एग्जैक्ट सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाते हैं 46 के 46 अपने ऑफस्प्रिंग्स में। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हैप्लॉइड हो रही होती है, मतलब हाफ ऑफ 23 मदर से आते, फीमेल से आते हैं, 23 मेल से आकर जब वो कंबाइन होकर कितने सेल्स को बना लेते हैं, 46 क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन है। इसकी जब सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ये मियोसिस स्पेशल मेथड है। मियोसिस
चलिए इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस जो है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं। ये मेथड है जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है। किस में सेल डिवीजन होती है? बाय विच गैमेट्स, मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर हो रही है। तो सेक्स सेल्स सब कौन सी होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सेक्स जो सेल्स होते हैं जिसको सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है गॉन्ड्स। ठीक है, सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? गॉन्ड्स कहा जाता है। और यही गॉन्ड जो होते हैं ये सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं गैमेट्स। क्या करते हैं? अगर हम सेक्स ऑर्गन, इसी सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है गॉन्ड जिनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन हो रही होती है। और जो ये गॉन्ड जो सेल को प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से सेल को प्रोड्यूस करते हैं? वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास जो मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन अब होते कौन से हैं? वो सेक्स ऑर्गन है, एक जो मेल का जो होता है वो टेस्टिस होती है और फीमेल का जो होता है वो एवरी होती है। ठीक है, ओवरी होती है। जो मेल टेस्टिस जो ये कौन से सेल को प्रोड्यूस करता है? वो सेक्स सेल जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं। और जो मेल करती है उसको ओवा या फिर एग भी कहते हैं, जो कि फीमेल्स करती हैं। तो जब ये दोनों ही आपस में मिलते हैं तो ये एक सेल डिवीजन में हिस्सा रहते हैं। जब स्पर्म और स्पर्म एग के अंदर जाके फर्टिलाइज होगा तो न्यू बेबी बनना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी सेल डिवीजन को कहा जाता है मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं हर स्पीशीज के अंदर। हर उनकी जो जनरेशन होती है उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मतलब अगर हमारे पास 46 है तो हमारे पूरी जितनी भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन सेपियंस की जो पूरी स्पीशी है उनके अंदर 46 के 46 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, और ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर मियोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक। हम कह रहे थे क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है? किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो कि जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो था माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। माइटोसिस के अंदर रिड्यूस होकर हाफ क्रोमोसोम्स बन रहे थे, यहाँ पर क्या बन रहा है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो रही है। अगर ऐसे ही हम बात करें, ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे ना कि एनिमल्स के अंदर सेक्स सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, जो कि उनके अंदर गॉन्ड सेल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करके टेस्टिस और स्पर्म, जो टेस्टिस एंड ओवरी कौन से सेल को प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म और एग को करते हैं। फिर ये पूरा इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये मैं सिर्फ आपको सिंपली एक चीज बता रही हूँ कि रिप्रोडक्शन ऐसी होती है। इनका पूरा हमारा एक टॉपिक भी है रिप्रोडक्शन के ऊपर, जब वो हम पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर हम यही प्लांट्स के अंदर बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि उनकी जनरेशन कैसी होती है, तो उनके अंदर जनरेशन जो होती है उसको कहा जाता है स्पोरोफाइट्स, जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट उनके अंदर डिप्लॉयड होती है जिसको कहते हैं 2n, वो मियोसिस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, फिर वो जो मियोसिस होते हैं वो किस चीज को बनाते हैं? वो बनाते हैं स्पोर्स को। फिर वो ही स्पोर्स आगे जाकर डिवाइड होके किस चीज को बनाते हैं? गैमेट्स को बनाते हैं। फिर वो गैमेट्स डिवाइड होकर उनके आगे गैमेटोफाइटा जो डिवाइड होकर फिर गैमेट्स बनाते हैं। जो उनकी गैमेट्स रिप्रोडक्शन होती है वो होती है माइटोसिस में। ये पूरा इनका साइकिल चलता है, जैसे कि हमारा सेल डिवीजन का साइकिल चलता है। हमारे पास कौन कौन से थे? स्पर्म था, एग था। ऐसे ही इनके अंदर जो कि हमारा हम कहते हैं टेस्टिस और ओवरी, इसके अंदर वो कौन सी हो रही होती है? इसके अंदर सैप्रोफाइटा और इनके अंदर गैमेटोफाइटा। उसके अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं, गैमेटोफाइटा के अंदर गैमेट्स बन रहे होते हैं। ये प्लांट के अंदर भी सेल डिवीजन हो रही होती है जिससे वो एक प्लांट न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं। मोस्टली तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस से ही होते हैं, लेकिन पॉलिनेशन का प्रोसेस एक ये सेक्सुअली में आ जाता है, लेकिन ये वाले जो प्रोसेस होते हैं ये मियोसिस एंड माइटोसिस की सेल डिवीजन में होते हैं। ठीक है, हमारा ये आज का टॉपिक था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, teacher. सबको समझ में आ गया? ये आज थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हुई है हमारी पीपीटी की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा से इसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करूंगी, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग घर पे बैठ के ये जो रिकॉर्डिंग होगी इसको सुनिएगा। यहाँ पे जो पीपीटी होगी इसको देखिएगा। आप इसमें से जो पॉइंट मिस हो गए होंगे
तो आप लोग इससे देखकर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आप लोगों से आकर थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? यस टीचर। ठीक है यस बेटा, टीचर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज टीचर। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सुमैया बेटा क्लास लीव कर दें, गणेश बेटा आप भी।